नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मोदी राज में यानी पिछले 11 सालों में लोकतंत्र के चारों स्तंभ जर्जर होना शुरू हुए हैं। सरकार का शिकंजा लोकतंत्र के चारों तंत्र पर कसता जा रहा है। जी हाँ, लोकतंत्र के 4 स्तंभ व्यवस्थापिका यानी लोकसभा और राज्यसभा, कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, और चौथा स्तंभ मीडिया जो कि गोदी मीडिया बन गया है। तो क्या बाकी 3 स्तंभ भी गोदी न्यायालय, गोदी कार्यपालिका, गोदी व्यवस्थापिका बन जाएंगे, या यूं कहें कि बन रहे हैं, बन चुके हैं। सरकार के प्रभाव में लोकतंत्र के चारों स्तंभ आ गए हैं, जबकि चारों स्तंभ स्वायत्त हैं। खास करके न्यायपालिका और मीडिया पर सरकार का दबदबा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो असंवैधानिक है, लेकिन जो कुछ असंवैधानिक है वही पिछले 11 सालों से हो रहा है और लगता है आगे भी होगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका किस तरह से गोदी न्यायपालिका बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि न्यायपालिका पर सरकार का प्रभाव, सरकार का दबदबा स्थापित हो गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं। एक प्रश्न तो यही है कि दिल्ली दंगों के दौरान जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों के अपराधी परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हेट स्पीच दिया और उसी हेट स्पीच के आधार पर दंगे हुए, 50 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन इन नेताओं के खिलाफ FIR नहीं दर्ज किया गया, बल्कि इनके ऊपर FIR दर्ज करने वाले जज जिन्होंने कहा कि इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उल्टे उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। वह थे जस्टिस मुरलीधर। रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि न्यायपालिका पर, कॉलेजियम पर किस तरह से सरकार का प्रभाव और दबाव है, और उनके निर्देश के अनुसार न्यायपालिका न्याय दे रही है, कॉलेजियम नियुक्तियां कर रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। साथियों, लोकतंत्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि गोदी मीडिया की तरह गोदी न्यायालय, गोदी सुप्रीम कोर्ट भी बन जाए। तब तो न्यायालय से भी इस देश के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अभी तक आपने देखा गोदी ED, गोदी CBI, गोदी IT और गोदी चुनाव आयोग, जिसके खिलाफ राहुल गांधी बिहार में जंग छेड़े हुए हैं। SIR को लेकर के बंगलौर लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट पर खुलासा करके जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग, गोदी चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं, उसे आप देख और सुन रहे होंगे। लेकिन बाकी लोकतंत्र के गोदी यानी गोदी न्यायालय, गोदी मीडिया, इन सब पर लोगों की निगाह नहीं है। जस्टिस मदन लोकुर
ने जो सवाल उठाया है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देगा? क्या भारत सरकार सफाई देगी कि हाँ उसने ट्रांसफर करवाया था या नहीं करवाया था? साथियों, इस देश में अगर गोदी मीडिया का कोई बड़ा पत्रकार गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, कार्रवाई शुरू होती है और अर्णव गोस्वामी को रिहा करने का फैसला सुना दिया जाता है। और बहुत से ऐसे लोग सालों से जेल में बंद हैं जो निरपराध हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो क्या कहा जाएगा इसे कि भारत सरकार जिसे चाहेगी उसे अंदर करवा देगी, भले ना कोई अपराध किया हो, और भले ही कोई बड़ा अपराध किया हो तो उसे सजा मुक्त करने के लिए, बेल दिलाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट बैठ करके सुनवाई करेगा। सिर्फ यही नहीं, ऐसे अनेक फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जिस पर सरकार की छाया प्रतिछाया देखी गई है। अयोध्या फैसले की बात लीजिए। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कबूल किया कुछ समय पहले कि ईश्वर की मर्जी से उन्होंने फैसला सुनाया है। संविधान में ईश्वर की मर्जी या दया के आधार पर फैसले सुनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बाद अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ईश्वर की मर्जी से अयोध्या का फैसला सुनाते हैं और हिंदुओं को बाबरी मस्जिद का विवादास्पद क्षेत्र सौंप देते हैं राम मंदिर बनाने के लिए, और मुसलमानों को करीब 25-30 किलोमीटर दूर जगह अलॉट करते हैं मस्जिद बनाने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ की जगह कोई मुस्लिम होता और वह अल्लाह की मर्जी से फैसला सुनाता तो क्या बाबरी मस्जिद की जगह फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाती? अगर ऐसा फैसला आता तो इस देश में रक्तहीन क्रांति हो जाती या सशक्त रक्त क्रांति हो जाती, और किसी भी सूरत में वहां फिर से बाबरी मस्जिद नहीं बन पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट भी बनाया। ट्रस्ट को राम मंदिर ट्रस्ट, और ट्रस्ट ने मंदिर बनवा दिया, रातों रात खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो बुलाया गया, लेकिन इस देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। लेकिन आज हम चर्चा सुप्रीम कोर्ट पर ही करेंगे। जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन गए थे, और यही चीफ जस्टिस, इनके अलावा जस्टिस चिलमेश्वर और 3 अन्य जज सुप्रीम कोर्ट के 2018 में सड़क पर उतरते हैं रात 8 बजे और कहते हैं मीडिया से कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लोकतंत्र खतरे में आ गया है, यह तो दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों के। लेकिन लोकतंत्र को पटरी पर कैसे लाया जा सकता है? न्यायालय को सरकार की छाया से कैसे बचाया जा सकता है? इस पर विचार नहीं किया गया। और अब जब जस्टिस मदन लोकुर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम पर सरकार की काली छाया पड़ गई है, और यह काली छाया क्या पूरे न्याय तंत्र को डस लेगी? भारत से न्याय खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा? यह सवाल हम ही नहीं, पूरा देश पूछना चाहता है। एक जज जस्टिस शेखर
ने हिंदुत्व का महिमा मंडन किया। हाई कोर्ट इलाहाबाद के प्रांगण में बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह उन्होंने भाषण दिया और मुसलमानों को निशाना बनाया। कहा कि इस देश में बहुसंख्यकों का राज है और बहुसंख्यकों के आधार पर फैसला होना चाहिए, बहुसंख्यकों के लिए काम होना चाहिए। इस तरह से हेट स्पीच जज देता है और अभी भी वह जज बना हुआ है, उसे दंडित नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वह बजरंग दल का है, विश्व हिंदू परिषद का है, आरएसएस का है। ये लोग कोई भी अपराध करे तो उसकी सजा सुनिश्चित नहीं की जाती। दूसरे जज दिल्ली हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए जले हुए प्राप्त किए गए, जो बोरियों में भर भर करके रखे गए थे। खूब हो हल्ला मचा जज के खिलाफ, लेकिन जज साहब के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्हीं जज के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव को विपक्ष से स्वीकार कर लिया, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि तुम्हारी इतनी औकात कि मोदी के रहते हुए तुम महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष से ले लो और हमारे जज को, जिसने काला धंधा किया है, काला रुपया कमा करके बोरियों में भर करके रखा, जल गया तो पकड़ा गया, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की सत्ता किस तरफ जा रही है साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी थी, उसने आवाज उठाया कि उसके साथ सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में चीफ जस्टिस के द्वारा यौन शोषण किया गया। बात आगे बढ़ी, जस्टिस रंजन गोगोई थर थर कांपने लगे, तो भारत सरकार ने कमान अपने हाथ में ले लिया और एक जांच आयोग बैठा दिया। जांच आयोग ने कुछ दिनों बाद कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, किसी का यौन शोषण हुआ ही नहीं है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अन्याय और भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार की छत्र छाया में, सरकार की देख रेख में, इसे बखूबी समझा जा सकता है इन तमाम उदाहरणों से जो मैंने अभी चर्चा किया। वही जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस बन जाते हैं और वह सरकार के पक्ष में तमाम फैसले सुनाते हैं, चाहे वह फैसला राफेल का हो, चाहे वह फैसला पेगासस सॉफ्टवेयर का हो। ऐसे अनेक फैसले सरकार के पक्ष में सुनाए गए। चूंकि चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, इसलिए उन पर शक संदेह नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार इसी का फायदा उठाया और सरकार को फायदा पहुंचाया। तो साथियों, जस्टिस गवई ने अभी थोड़े समय पहले, जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कहा था कि हम रिटायर्ड होंगे तो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, न तो हम राज्यपाल बनेंगे, न हम किसी आयोग का अध्यक्ष बनेंगे, न हम राज्यसभा में सदस्यता लेंगे। सरकार हमें लाभान्वित करने की कोशिश करेगी तो हम इनकार कर देंगे। क्या इस तरह का न्यायिक चरित्र और किसी जज में दिखाई देता है? जिस रंजन गोगोई की मैंने बात किया वह राज्यसभा में सदस्य है, लेकिन जस्टिस गवई दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं,
बुद्ध की करुणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अगर ऐसी बात कही है तो हम सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सराहना करेंगे। हम नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज भ्रष्ट हैं, सारे जज अन्याय कर रहे हैं। हाँ, कुछ जरूर जज ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की काली छाया पड़ चुकी है और उसी काली छाया के प्रभाव में आकर फैसले सुना रहे हैं। आपको पता ही होगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए अगर एक जज अन्याय करता है तो सुप्रीम कोर्ट की साख मटिया मेट तो होगी। साथियों, इस देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभों का क्षरण जिस रूप में हो रहा है उसमें एक और उदाहरण है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महिला महाराष्ट्र में, इन्हें महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया। इसी तरह से पटना हाई कोर्ट में काम कर रहे तमिलनाडु के एक जज मनु भाई पंचाली को अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। कॉलेजियम ने जज बनाया है और कॉलेजियम जिस तरह से सफाई दे रहा है कि गुजरात लॉबी के दबाव में जज नहीं बनाया गया है बल्कि निष्पक्ष ढंग से जज बनाया गया है, लेकिन कॉलेजियम की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सोशल मीडिया में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उससे मोदी सरकार घिर गई है, सुप्रीम कोर्ट घिर गया है कि आखिर तमाम गुजरातियों को ही जज क्यों बनाया जाता है। बाकी राज्यों के बाकी हाई कोर्ट के जजों को या बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनाया जा रहा। इसी तरह से हमारे देश में जो कुछ चल रहा है पर्दे के बाहर, पर्दे के पीछे, बहुत से उदाहरण हैं। सारे उदाहरण नहीं गिनाए जा सकते हैं सीमित समय में, लेकिन इन उदाहरणों से यही आभास होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी गोदी सुप्रीम कोर्ट बनता जा रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस BR गवई, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि हमें सरकारी पद नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सरकार की काली छाया से कैसे बचाया जा सकता है, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यह काम सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा और इस देश के 140 करोड़ लोगों को भी सोचना होगा। और अगर लोकतंत्र के सभी तंत्र को गोदी तंत्र बनाया जाएगा तो इस देश का बेड़ा गर्क होने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।